स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है माधव राठौड़ की कहानी उदास यादें। फिलिप जल्दी जल्दी किसी को बार बार अपने सैटेलाइट फोन से मैसेज कर रहे थे। ऑक्सीजन इज वेपरिंग, फ्रॉग कैन यू लेस 1112/1110। और अगले ही पल वे फिर से बोलते, टाइग्रेस कैन यू रोअर। ये सब 3 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे किसी सुदूर दक्षिण भारत के किसी अनजान जगह सामान्य लोगों की पहुंच तथा उनकी विघ्नता से दूर उस जंगल में चल रहा है जहां इन मैसेज का अर्थ किसी और को मिल जाने पर अर्थ से अनर्थ होते देर नहीं लगती, क्योंकि किसी देश हित के लिए महत्वपूर्ण शोध पर जाने के लगभग 1.5 घंटे पूर्व उस शोधार्थी ने आने से साफ मना कर दिया था। दूसरा मैसेज जो बार बार शोधार्थी को कर रहे थे, जिसमें उसका सांकेतिक नाम टाइग्रेस दे रखा था, उसे वो गर्जन यानी बोलने को कह रहे थे। परंतु किसी मैसेज के रिसीव ना मिलने पर वो बार बार मैसेज भेज रहे थे। तभी दौड़ता हुआ अनुज वहां आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो फिलिप कहते हैं कि तनु यानी ऑक्सीजन टाइग्रेस ने सेफ्टी सिस्टम की सारी लेयर्स को तोड़ते हुए पता नहीं किस तरह से उसे मेल करके अपना रेजिग्नेशन भेजा है तथा बॉन्ड की राशि का डिमांड ड्राफ्ट सुबह 8 बजे भेजने के लिए कहा है। और इसी तरह उस लैब में इस बात पर शोध होने लगता है कि क्यों मना किया गया है। और इसी के साथ शुरू होती है एक नए प्यार की कहानी, जो शायद अब एक किस्सा बनकर रह गई। मेरी बचपन की दोस्त थी वो। 24-25 की कुल जमा जिंदगी में बहुत खास थी वो। और आज ही वो मुझे बिना बताए सरप्राइज देती हुई आ धमकी, मगर वो कुछ उदास दिख रही थी। और इसी ऊब और उदासी को दूर करने आज उसकी पसंदीदा स्कॉच ब्लैक डॉग खोली गई थी तथा रात भी उस बर्फ की तरह पिघल रही थी। खंबा खत्म होने में अभी 2 ही पैग बचे थे, पर मेरे और तनु के अनगिनत प्यार के किस्से कहाँ खत्म हो रहे थे, जो हम बिना किसी अफसोस के एक दूसरे के सामने नंग धड़ंग सुनाए जा रहे थे। ये वो घड़ी थी जिसमें हुक्के के अंगारे अपना आखिरी जलवा दिखा रहे थे तथा रात भर रिपीट मोड में राजस्थानी गाना जला सैण गा रहे मांगड़ियार भी शायद थक गए होंगे। परंतु ये सोचकर कि ऐसे कद्रदान फिर जाने मिले या न मिले, तो बिना किसी शिकवा शिकायत के गाए जा रहे थे। डनहील का नया पैकेट खोला जा रहा था। माहौल था कि जैसे रेडियो का सिफारिशी प्रोग्राम खत्म होने को आ रहा हो। और आज की आखिरी फरमाइश झुमरी तलैया के फलाना साहब से। इससे पहले राज और तनु की कहानी आगे बढ़ाऊं, कुछ तनु के बारे में आपको बताती चलूं। मेरी बचपन की वो दोस्त जो हर क्लास में फर्स्ट रहती, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा स्ट्रेट मेरिट में रही, फेलोशिप पाकर वैज्ञानिक बन गई, फिर पीएचडी के लिए नासा चली गई, उसके बाद इंडिया में काम पर लग गई। हमेशा जिद्दी और हटकर काम करने की धुन रहती है उस पर। नियमों के कंफर्ट जोन तोड़ उसके पार जाकर खुद को महसूस करवाना उसका शगल रहा। मुंबई और बेंगलुरु की मॉडर्न पार्टियों और क्लब में जमकर दारू पीकर लड़कों के एटिकेट्स तोड़ना, पोलो खेलना, ये सब उसके शौक रहे। तो ढलती रात में चमकियों तारों मारवाड़ी गाने भी उसके साथ गाए। वो मुझे कभी समझ नहीं आई कि आखिर क्या चाहती है वो जिंदगी से। मैंने उसे हर महीने बॉयफ्रेंड बदलते देखा,
तो उसे 2-2 माह तक तिब्बत के साधुओं के साथ भटकते देखा, तो लेह और लद्दाख में घंटों देर मेडिटेशन करते हुए देखा। मैंने उसे लगातार कई दिनों तक बिना नहाए और बिना पेस्ट किए लैब में भूतों की तरह काम करते हुए देखा, तो उसे लगातार 48 घंटे सिर्फ बातों में गुजारते हुए भी देखा। पता नहीं वो किस माटी की बनी हुई थी, पता नहीं उसकी क्या तलाश थी। तनु, तुझे कभी किसी से प्यार भी हुआ? मैंने एक दिन उसे टटोलते हुए पूछा, तो उसका जवाब था, अरे प्यार तो वो करते हैं जिनके पास जीने का कोई मकसद ना हो। खैर, रात भी हमारे साथ नशे में गहराती जा रही थी। चल यार, कुछ राज के बारे में बता। मैंने उसके चेहरे पर नशे की मासूमियत को देखते हुए कहा। चल पहले नई बोतल खोलते हैं, फिर बताती हूं। नासा से लौटने के बाद घर वालों ने शादी का दबाव डाला, तो एक लड़के को देखकर मैंने हाँ कर दी। मगर सगाई के बाद मेरे बिजी शेड्यूल और बंजारापन लाइफ स्टाइल को देखकर शादी से पहले ही वो भाग खड़ा हुआ। पूरा परिवार मुझसे नाराज रहने लगा। बिना दोष के मेरे जिम्मे आए ताने, उल्हाने, शिकायतें। इनसे टूटकर मैं सेंटर पर आ गई। कई महीनों तक खुद को काम में खपाए रखा, मगर कुछ यादें हमेशा पीछा करती रही। रात को सोते हुए जाग जाती, नींद नहीं आती, पागलों की तरह बाहर दौड़ के आती, नहाती और दारू की पूरी बोतल खाली करके सोने की कोशिश करती। मगर सुबह मेरी उनिंदी पलकें मुझे रात के हादसे से फिर रूबरू करवाती। कमरे के बिखरे सामान के साथ एस्ट्रे के नीचे उल्टे पड़े मेरी यादों के अधजले सिगरेट के टुकड़े और आइस पॉट में पिघले हुए मेरे सपने और चादर पर पड़ी मिलती दर्द भरी सलवटें। मेरे हिस्से में सुबह बची मिलती ग्लास में 2 बूंदें, या कमरे में पसरी हुई या शायद बिखरी हुई वो खामोशियां जो हर बार विस्मित या शायद विस्मृत कर देने वाली तन्हा उदासियों को फिर से घेर ले आती। फिर अगले दिन की थकी हुई कुछ पुरानी उबासियां और कुछ इस शाम की या शायद उस रात की झिड़कियां, तो कुछ कल और परसों या शायद बरसों की तन्हाइयां, तो कुछ रूठे या फिर शायद छूटे रिश्तों की यादें, और शायद कुछ देर पहले विदा लेकर गए देह के प्यार के वादे मुझे सालते रहते। और जब कल की और कुछ बरसों की तन्हाइयां फिर से मुझे डसने लगती, तो इस हैंगओवर को मिटाने के लिए खुद को भीड़ में झोंक दिया करती थी। रात भर क्लब में जाकर लाउड म्यूजिक और चमक में अपने को चौंधियाती थी, कुछ भुलाने के लिए। इन तन्हाई के दिनों में कई लड़कों को स्याह रातों का भागीदार बनाया, जो सिर्फ मेरे तन को भिगोते रहे। मेरा मन उन चांदनी रातों में यूं ही दाचता रहता। उसने फिर से पैक बनाया और आंखें बंद कर सोफे पे बिखरी यादों के साथ कहीं दूर से पसर गई। इस ढलती हुई रात में अलसाई से मेरे सवाल थे, मगर उसके जवाब उलझे हुए बालों में ठहरे हुए पागलपन से थे। मगर मैं बेचैन थी उसकी और राज की कहानी सुनने को। अरे यार, राज कब आया इस सीन में? मैं झल्ला गई। वो नशे में आंखें मूंदे पड़ी रही। एक पैग और बना, फिर आगे की कहानी मुझे गले लगाते हुए बोली। शायद अब दिल और दिमाग पर यादों का नशा गहरा रहा था। अब नहीं पिएंगे, मैंने उसके हाथ से बोतल छीनते हुए कहा। अरे कौन कमबख्त पीता है पीने के लिए? रहने दे अपना पुराना डायलॉग और आगे की कहानी सुना चुपचाप। मैंने फिर उसकी यादों को कुरेदने की कोशिश की। वो ग्लास में बची 2 बूंदों को जुबान पर डालकर बोलने लगी।
मैं इन सबसे थककर लेह लद्दाख चली गई। वहां से आध्यात्मिक शांति से सराबोर होकर मैं वापस आ रही थी। मैंने रोहतांग से बस पकड़ी तो आगे वाली सीट पर एक दाढ़ी बढ़ाए एक लड़का द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी पढ़ रहा था। पहली नज़र में वो बड़ी दाढ़ी लगाए, झोला छाप कुर्ता पहने हुए जेएनयू का कम्युनिस्ट लगा। बात करने को तलब हो रही थी, मगर चलती बस में सीट बदलकर उस खड़ूस से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मिडवे पर चाय पीते हुए उसने पूछा, आप दिल्ली से हो? जी नहीं, मैं राजस्थान से हूँ। उसने कुल्हड़ की चाय जोर से सुड़कते हुए कहा। मुझे उसके चाय का सुड़कना अच्छा नहीं लगा, पर उसके राजस्थान कहने ने मुझे अगले सवाल के लिए मजबूर किया। अच्छा, राजस्थान में कहाँ से? बीकानेर। उसने चाय के साथ तपन के एहसास को बढ़ाने के लिए सिगरेट का पैकेट निकाला। क्या करते हो आप? मैंने पूछ तो लिया, मगर खुद को भी अजीब लगा कि क्यों पूछ रही हूँ। एक अजनबी से इतना नज़दीक सा सवाल। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। उसने लाइटर से सिगरेट जलाते हुए कहा तो उस आग और जवाब से मैं दमक गई। तनु ने भी सिगरेट का गहरा कश लेते हुए कहानी जारी रखी। मनु, यू नो, मैंने अपनी लाइफ में कई हैंडसम और वेल ग्रूमिंग बंदे देखे, उसकी हाई क्लास लाइफस्टाइल भी देखी, मगर सच कहूं, उसके मेकअप से पुते चेहरे के पीछे हमेशा खोखलापन नजर आया। मैं नासा रही, फिर इंडिया के मेट्रो शहरों में पली बढ़ी, मगर सुकून से भरा नेचुरल चेहरा कभी नहीं देखा। उस बंदे के अंदर मुझे जैन फकीर से शांति दिखी, जो न कुछ दिखाने को आतुर था न कुछ जानने को। और क्या करते हो? मैं उसे सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी। ब्लॉग लिखता हूँ और फेसबुक पर पेज है मेरा, जिस पर यदा कदा फोटोग्राफ्स डालता हूँ। 2 उंगलियों के बीच फंसे सिगरेट की राख को झाड़ते हुए वो बोला, यहाँ घूमने आए थे? मैंने पूछा। नहीं, यहाँ मैं एनजीओ से जुड़ा हूँ, जो यहाँ के बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। मैं उन्हें फोटोग्राफी सिखाता हूँ। उसने चाय के अंतिम घूंट से खुद को तर करते हुए बोला। हमने बस में खूब बातें की, जिसमें मेरे सवाल और उसके सधे हुए उत्तर रहे थे। हम शिमला से अलग हो गए इस वादे के साथ कि एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। मैं सेंटर आकर काम पर लग गई। वैज्ञानिक होने के कारण देश की सुरक्षा के नाम पर कई रेस्ट्रिक्शन थे, न मोबाइल न नेट, इसलिए मुझे सेंटर से 10 किलोमीटर दूर चलकर आना पड़ता था। अक्सर वो जल्दी सोने वाला जगा हुआ मिलता तो फेसबुक पर रात भर देश दुनिया और जिंदगी के मसलों पर बातें होती। वो व्यक्तियों के बारे में बात नहीं करके मुद्दों पर बात करता था, जो कि मुझे अच्छा लगता था। भौतिक दुनिया की ब्रांडेड चकाचौंध कभी उसका विषय नहीं रहे। तो फिर आप लोग रात भर क्या बातें करते थे? मेरी दारू का नशा तनु के राज के आगे मध्यम सा पड़ रहा था। मनु महान, हम मानव मन के उलझे गहन राजों पर बातें करते थे, ईश्वर के न्याय को लेकर उसके अस्तित्व की बातें करते थे, तो विज्ञान और धर्म के संबंधों पर बात करते, तो कभी संभोग से समाधि तक डिस्कस करते। हम ध्यान और एकाग्रता का प्रयोग करते। मैंने उसे कई टेक्निक भी बताई, वैज्ञानिकों के काम के प्रति जुनून और उसकी एकाकी लाइफ भी बताई। हमारी बातें कभी खत्म नहीं होती। तो तुम्हें उससे प्यार कब हुआ? मेरी जिज्ञासा के आगे इंतजार दम तोड़ रहा था। सब कुछ आज ही जानोगी या कल के लिए भी कुछ रखोगी? उसका शरारती चेहरा यादों के इस सफर से और ज्यादा खिल गया था। 4 तो बज ही गए हैं,
अब कल क्या सुनना, मैं भी जिद पर अड़ी थी। राज मेरी जिंदगी का पहला ठहराव बिंदु था। मैं पहली बार थमी थी किसी के लिए। पहली बार भीतर से एहसास हुआ कि प्यार जैसी भी कोई चीज होती है। उसने बोलना शुरू किया। उससे मिलकर लगा कि मेरे जीवन में ऊर्जा का स्रोत वो है। उससे घड़ी भर बात करने के बाद एनर्जेटिक और लाइट फील करती थी। उसकी बातें सीधी, सरल और व्यवहारिक होती थी, जिसने मुझे बाह्य आडंबरों से मुक्त कर खुद में झांकने के लिए मजबूर किया। उसमें बड़ी खासियत थी। वो जिंदगी को समग्रता से स्वीकारता था। उसने कभी किसी को गलत और सही नहीं कहा। वो बुद्ध के मध्यम मार्ग की तरह था। कहते हुए उसने भी पैक को बुद्ध की तरह निर्विकार ढाल दिया। शायद इस बार उसे ज्यादा कड़वी नहीं लगी होगी। उस पैक को उतारने के बाद वो खुद यादों के भंवर में उतरती चली गई। फिर सिगरेट जलाने लगी तो मैंने बोला, धीरे चल बेब, कितना धुआं लेगी। लेकिन उसने कब किसी की सुनी और मेरी बात के छल्ले उड़ाती बोली कि गालिब साहब ने कहा है, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही ना टपका तो फिर लहू क्या है। पता है मनु, मुझे और राज को किस चीज ने जोड़ रखा है। उसने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाने के बजाय टेबल पर मरोड़ दी। अरे बाबा नहीं, वही तो रात भर से पूछने की कोशिश में हूं। उसके अपने होने के बेमानीपन में और मेरे अस्तित्व की निरर्थकता ने। वो फिर पैक बनाने के लिए झुकी। उसके जवाबों को समझना उतना ही मेरे लिए मुश्किल था जितना कि बचपन में 19 का पहाड़ा। मैं नशे के चढ़ते सुरूर के साथ तनु को टुकुर टुकुर देखने लगी। वो सिगरेट के कश लेती हुई फिर से बोलने लगी, मनु, जो तू कुछ देर से पूछ रही है ना कि तुझे प्यार कब हुआ, तो सुन, प्यार कुछ नहीं, एक सुकून होता है और सुकून केवल एक क्षण है। और मेरा वो क्षण राज था। मुझे ठहराव बिंदु मिल गया था। मेरे दिल ने तय कर लिया था कि यही आदमी है जिसकी गोद में मैं चैन की मौत सो सकती हूं। मौत? मैं चौंकी। अरे मैरिज यार, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। अपना प्रोजेक्ट बीच में छोड़ मैं राजस्थान के लिए रवाना हो गई। तो तुझे छुट्टी कैसे मिली? मैंने पूछा। मैंने नौकरी छोड़ने का विचार कर रेजिग्नेशन दे दिया और भाग कर आ गई। फिर क्या हुआ? मैंने जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड किया और मोबाइल ऑन किया तो उसका व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मैं अब उसे और सस्पेंस को झेल नहीं पा रही थी। उसकी सगाई का इनविटेशन कार्ड। फिर क्या? मैं यहाँ चली आई और उधर मेरी सुकून की तलाश तो कहीं और किनारे लगी हुई दिख रही थी। कभी कभी ये भी होता है कि मैं खुद से क्या चाहती थी वो समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है। शायद विज्ञान की अवधारणाओं के अनुसार दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे के लिए आकर्षित होते हैं तो वे मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करते हैं, पर यहाँ हम समांतर पर चल रहे थे। मैंने अपने जीवन में करीब 500 से 1000 किताबें तो पढ़ी होंगी जो सिर्फ विज्ञान ही नहीं अपितु सभी विषयों पर रही है। फिर भी मैं इसे नहीं समझ पा रही थी कि मनुष्य मन क्या है, हम क्या खोज रहे हैं या हम क्या चाहते हैं। वो बोले जा रही थी। अरे तू सीधे पॉइंट पर आ, ज्यादा फिलोसोफर न बन। उसकी बातें मेरे ऊपर से जा रही थी। मनु, जब मैं 5000 मीटर की गहराई में समंदर के अंदर
इस अंधेरी लैब में रसायन के प्रयोग में सफल हो रही हूँ, पर अपने दिल के अंधकार को और जो अनंत की खोज है उसमें हमारे अस्तित्व की अवधारणाओं से परे क्या है, वो समझ ना पाना मुझे परेशान करता है। और वो कुछ ऐसा होता है कि निशब्द हूँ। गिरती ओस से कभी कभी लगता है चीखूं। टूटते हुए कांच सा हर क्षण मुश्किल हो रहा है, खो जाऊं कहीं डूबती हुई आस से। पर जब मैं उस क्षण में होती हूँ तो मुझे वो समंदर की गहराइयाँ और एम्फीरोयन एम्फीप्लियम मछली मुझे अपनी ओर बुलाती हुई लगती हैं। तो मैं उस समंदर की गहराई में उतर जाती हूँ। फिर उसे अपने साथ लाने का मन होता है, पर फिर लगता है नहीं, चलो बिखरने देते हैं जिंदगी को। संभलने की भी एक हद होती है। ये सब कहते हुए वो काफी कुछ खुद के लिए सुलझा रही थी या मेरे लिए जवाब तैयार कर रही थी। मैं ये समझने की कोशिशों में थी, पर कब उनिंदी होकर ब्लैक डॉग की कोशिशें सफल होकर मुझे सुला गईं, पता ही नहीं चला। सुबह हैंगओवर के साथ उठने पर रात के सवालों का जवाब कुछ एक पेपर पर लिखकर बिना बताए वो वापस चली गई थी। खाक करते हुए मंजर सी मैं, रोते बिलखते हुए से बच्चे तुम, रोते बिलखते हुए से बच्चे तुम। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।